हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि है क्लास 11 का चैप्टर 5। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ यही टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, SIC, IFRS, इंडियन GAAP और इंड AS। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं अच्छे से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? ये रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त कंपनीज़ को किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्हें बताएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जनरल टर्म है और ये जितने भी कंट्रीज़ के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उन सब को रेफ़र करता है। जैसे कि IAS, IFRS, इंडियन GAAP, इंड AS, ये सब क्या है? ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है अलग अलग कंट्रीज़ की। जैसे कि इंडियन GAAP, इंड AS ये इंडिया का है, IFRS, IAS ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। और IAS क्या है? IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो ग्लोबली यूज़ किए जाते थे IFRS से पहले। यानी कि अब ग्लोबली कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं? IFRS। और IAS कौन से हैं? पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। SIC क्या है? ये इंटरप्रेट करता था IAS को। यानी कि अकाउंटिंग करते वक्त अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो SIC दूर कर देता था, ठीक है। फिर है IFRS, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है जो करंट में ग्लोबली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इंडियन GAAP क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। और इंड AS भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ये IFRS के साथ कन्वर्ज है। यानी कि ये IFRS को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब कौन से ईयर में इशू किए गए थे ये? IAS को इशू किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी ने 1973 में, और SIC 1997 में इशू किया गया था। IFRS को इशू किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने 2001 में, और इंडियन GAAP को इशू किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में, और इंड AS को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इशू किया था और इम्प्लीमेंट किया गया था 2015 में। अब इनका पर्पस क्या है इशू करने का? IAS इशू किए गए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स प्रोवाइड करने के लिए, और SIC क्लैरिफाई और इंटरप्रेट करते थे इन IAS को, और IFRS इशू किए गए थे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाया जा सके ग्लोबली। इंडियन GAAP इशू किए गए थे इंडिया में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए, और इंड AS इशू किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने के लिए। तभी तो ये IFRS जो कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ यूज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो नेशनल और इंटरनेशनल कहीं पे भी यूज़ किए जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जनरल टर्म है। और IAS इंटरनेशनली यूज़ किए जाते थे IFRS से पहले, और SIC IAS के साथ यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये उनको इंटरप्रेट करता है। और IFRS को अभी करंट में यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इंडियन GAAP को इंडिया में यूज़ किया जाता है, और इंड AS को भी आज के टाइम पे बहुत सी कंपनीज़ ने अपना लिया है। इनका स्टेटस क्या है? IAS तो ओल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, लेकिन इनमें से कुछ अभी भी एप्लीकेबल है। और IFRS क्या है? मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये नए वाले हैं। SIC क्योंकि ये IAS के साथ यूज़ किए जाते थे उनको इंटरप्रेट करने के लिए, इनको अब रिप्लेस कर दिया है IFRIC ने, जो कि इंटरप्रेट करते हैं IFRS को। इंडियन GAAP को अभी धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है इंड AS के साथ, और इंड AS क्या है? करंट सिस्टम, ठीक है। इनका नेचर या अप्रोच क्या है? IAS है प्रिंसिपल बेस्ड, यानी कि इसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसमें हमें खुद अपनी जजमेंट लगा के उन्हें फॉलो करना होता है। ऐसे ही है IFRS भी प्रिंसिपल बेस्ड, लेकिन इंडियन GAAP क्या है? रूल बेस्ड है। यानी कि इसमें हर एक चीज़ बताई गई है, छोटे से छोटा रूल समझाया गया है, प्रॉपर हमें वो रूल फॉलो करने होते हैं। लेकिन इंड AS को भी IFRS की तरह अब बना दिया गया है प्रिंसिपल बेस्ड, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स दिए होंगे इसमें, और अकाउंटेंट को खुद की जजमेंट लगा के उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट बेसिस, यानी कि असेट्स को
किस कोस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है? IAS के अंदर तो हिस्टोरिकल कोस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता था, IFRS के अंदर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, यानी कि करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है असेट्स को। इंडियन GAAP में भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता था, और इंड AS में हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू का मिक्स कर दिया है, यानी कि इसे भी IFRS की तरह करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब इनमें स्टैंडर्ड्स कितने इशू कर दिए गए हैं टोटल आज तक? IAS में 41, SIC में 33 SIC इंटरप्रिटेशंस इशू कर दी गई है, IFRS में 16 IFRS इशू कर दिए गए हैं, और 24 IAS जो पुराने थे वो अभी भी एक्टिव है, और इंडियन GAAP में टोटल 32 और इंड AS में 39 इंड AS इशू कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं IFRS और इंड AS के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब क्योंकि IFRS कौन सा था? मॉडर्न इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ये, और इंड AS करंट का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और इन दोनों के कंपोनेंट्स भी सिमिलर है क्योंकि इंड AS IFRS को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? IFRS और इंड AS के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट आएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, और नोट्स टू अकाउंट्स आएगा। ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS और इंड AS को। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी इंड AS की, यानी कि इंड AS किन किन कंपनीज़ को फॉलो करना होगा? पहली तो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उन्हें फॉलो करना होगा। दूसरा, जिन कंपनीज़ की नेटवर्थ 250 या 250 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें इंड AS फॉलो करना होगा, या अदर कंपनीज़ जो भी वॉलेंटरली इंड AS फॉलो करना चाहती है वो कर सकती है। अब ये ऊपर वाली दो तो कंपल्शन है, यानी कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या जिसकी नेटवर्थ 250 या 250 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें तो इंड AS फॉलो करना ही होगा, यानी कि ये कंपल्सरी है उनके लिए। लेकिन बाकी कंपनीज़ जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स में नहीं आती, वो उनकी मर्ज़ी है, वो इंड AS फॉलो करना चाहती है तो कर सकती है। तो ये था क्लास 11 का चैप्टर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।